अब देखिए इस 73 क्वेश्चन मैं आज आपको नेट 2020 का जो सेकंड टाइम आज पेपर हुआ है 14 अक्टूबर को वो डिस्कस कर रहा हूँ। कोरोना के कारण जो स्टूडेंट 13 सितंबर का पेपर नहीं दे पाए थे किसी भी रीज़न से, वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते थे और इसी कारण से जो अपना रिज़ल्ट आने वाला था 12 अक्टूबर को, अब उसकी जगह एनटीए ने जो रिज़ल्ट की डेट डिक्लेयर की है वो 16 अक्टूबर की है। तो आज 14 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम था। बहुत कम स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए थे, कोटा सिटी में से केवल 5 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। ये क्वेश्चन पेपर ये कंपैरेटिवली अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो पिछले पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली टफ है। 2-5 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो अलग टाइप के थे, बाकी सारे क्वेश्चन एज यूजुअल थे, है ना, आसान क्वेश्चन। तो सबसे पहले 173 क्वेश्चन ले रहा हूँ। बैरोमीटर का है। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर होता है। और अब हम बैरोमीटर में जनरली हम मरकरी भरते हैं। मरकरी वाले की अगर जगह हम कोई दूसरा लिक्विड भर देंगे तो बैरोमीटर की हाइट चेंज हो जाएगी। तो ये पहले लिक्विड में हाइट, ये दूसरे लिक्विड में हाइट, तो इससे हमने दोनों के कारण प्रेशर बराबर कर दिया। अब पहले लिक्विड में हाइट बतानी है, उसकी डेंसिटी 760 है, जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा। और दूसरे वाले बैरोमीटर में, मरकरी वाले बैरोमीटर में हाइट 76 सेंटीमीटर दे रखी। यह हाइट सेंटीमीटर में है तो H1 का आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो ये सेकंड आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड से। हमें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। जैसा हम फॉर्मूला जानते हैं, करंट इनटू एरिया होता है और इसको वायर से हमने सर्कुलर लूप बनाया है। तो सर्कुलर लूप की अगर रेडियस r के इक्वल है तो उसका एरिया πr² होगा। नंबर ऑफ़ टर्न के बारे में बात नहीं करी तो हमने नंबर ऑफ़ टर्न 1 के बराबर ले लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में इस वायर लूप की रेडियस गिवन नहीं है। ये वायर लूप जिस वायर से बना है उसकी टोटल लेंथ हमें दे रखी है, तो लेंथ l दे रखी है, उसको 2πr के बराबर करेंगे। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में रख दी तो r की वैल्यू ये आई और इसका आंसर ये आ गया।
अब देखिए 177 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि एरर एंड मेजरमेंट वाले जो चैप्टर होता है उस टॉपिक में से क्वेश्चन है जिसमें हम एरर पढ़ाते हैं। अब देखो हमने एक घड़ी से टाइम को मेज़र किया, 5 अलग अलग रीडिंग ली और पांचों रीडिंग का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऐसे निकालेंगे T1 + T2 + T3 + T4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज हमारे पास टाइम की वैल्यू ये आई। अब हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, एवरेज एरर। तो उसको निकालने के लिए हम एरर का फॉर्मूला क्या होता है, टी की वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू का मोड। अब जैसे पहले वाले ऑब्जर्वेशन में एरर निकाला है तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन की एक्चुअल रीडिंग भी 1.25 थी और एवरेज भी यही आ रही है, तो पहली वाली रीडिंग में एरर 0 होगी। सेकंड वाली रीडिंग में 1.24 आ रही थी और एवरेज ये आ रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस का मोड 0.01। ऐसे सब में हमने एरर निकाल ली। अब एवरेज एरर निकालने के लिए वही फॉर्मूला होगा, हर किसी की एरर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज एरर हमारे पास इसके इक्वल आ गई। नाउ परसेंटेज एरर इन टाइम क्या होगा, एरर डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम इंटू 100। इसमें वैल्यू रखकर आंसर 1.6 कैलकुलेट कर ली। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से है और बेसिक कैलकुलेशन है सेंटर ऑफ मास की। हमें 3 पॉइंट मास दे रखे हैं, आइडेंटिकल मास, और इस तरह से रखे हुए हैं, तो मुझे इनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। उसका फॉर्मूला ये है, अब R1 जो पहला वाला मास है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है उसके x और y कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर 0 है। जो कि ये सेकंड वाला मास जो x एक्सिस पर रखा हुआ है इसका x कोऑर्डिनेट 2 के बराबर है, तो x को डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, इसको ऐसे लिख लेंगे। और थर्ड मास जो y एक्सिस पर है उसका x को y कोऑर्डिनेट होगा 2j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये अपना आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स की शीट से है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से, और हम ये फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है। और यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है। अब देखो इतनी काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए इतना वोल्टेज हमें लगाना पड़ेगा, तो वोल्टेज 144 वोल्ट है, वो यहाँ रखा। अब 150 में 144 से डिवाइड करूँगा तो इसका अंडर रूट निकालूंगा तो 1.02 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा ये। अब यह आंसर आर्मस्ट्रॉम में आ रहा है और मुझे ऑप्शन में नैनोमीटर में आंसर दे रखा है। 1 आर्मस्ट्रॉम इजिकल टू इतना मीटर होता है, जबकि 1 नैनोमीटर इजिकल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये क्वेश्चन मीन फ्री पाथ का है, थर्मोडायनेमिक्स वाली चैप्टर में से है, और इस बार यही क्वेश्चन है ना, अभी जो 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हमारा ये रिलेशन पूछा है कि डायामीटर के साथ जो है एटम या मॉलिक्यूल के डायामीटर के साथ मीन फ्री पाथ किस तरह से डिपेंड करता है, तो उसका आंसर ये हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 152 सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन है, और ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर बायसिंग सिस्टम है। आउटपुट जो करंट होता है ना वो IC होता है, और आउटपुट का रेजिस्टेंस को R2 से बता रहा हूँ। इस R2 जो आउटपुट का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें 0.8 दे रखा है और R2 800 है, तो अब इससे IC करंट निकाल लेंगे, यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। अब देखिए 153 नंबर क्वेश्चन में एक टॉल बिल्डिंग है इस तरह से, और यहाँ एक विंडो है। इस विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर, और विंडो को क्रॉस होने में टाइम लगता है। तो हम विंडो का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है A और B के बीच मोशन की सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब मोशन की सेकंड इक्वेशन A से B के बीच अप्लाई करते समय हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो A पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाकर हमने आंसर निकाल दिया। 154 क्वेश्चन नंबर, इसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से, EMW वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड से है, लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर की कैटेगरी में रखूँगा। अब हम ये जानते हैं लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जब लाइट एनर्जी ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ले जाती है। तो लाइट की इक्वेशन को हम, लाइट एक वेव है, वेव की इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में।
अब देखिए वेव की इक्वेशन में जो x का मल्टीपल होता है ना वो तो k के बराबर होता है, तो ये जो x का मल्टीपल है पाई इंटू 10⁻3, इसको मैंने k के बराबर लिख दिया। और जो t का मल्टीपल होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, तो अगर t का जो मल्टीपल है इसको हम ओमेगा के बराबर लिख सकते हैं। और k को क्या बोलते हैं, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। अब यहाँ से लैम्डा हमने आंसर निकाल लिया, तो ये अपना इसका 155 क्वेश्चन वेव ऑन स्ट्रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम जानते हैं जब स्ट्रिंग दोनों एंड पर बंधी होती है, क्लैंप होती है, फिक्स होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/12 के बराबर होता है। इससे हमने वेलोसिटी निकाल ली। देखो फ्रीक्वेंसी 120 दे रखी है और लेंथ जो है 90 सेंटीमीटर गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.9। अब साउंड जो इस स्ट्रिंग के अंदर वेव की स्पीड है वो हमारे पास आ गई। अब सेकंड केस में हम ये चाहते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पहले 120 थी वह फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी ही 180 हो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की हमें लेंथ कम करनी होगी वायर की, तो लेंथ कितनी करनी होगी वो हमने यहाँ से निकाल लिया, 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर के बराबर आई। अब यहाँ लेंथ कैसे करेंगे, बेसिकली लेंथ कम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ तो वही है, लेकिन हम यहाँ एक पर्टिकुलर 60 सेंटीमीटर पर इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे। तो 60 सेंटीमीटर पर जैसे ही इस पॉइंट को फिक्स करेंगे हम 60 सेंटीमीटर पर हमने इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट को प्रेस करने का मतलब है यहाँ पर अब नोड बन जाएगा, और दो नोड के बीच की मिनिमम डिस्टेंस λ/2 के बराबर होती है। तो ये वाला पोर्शन जो है फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा, तो स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ यही वाली होगी 60 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर ये होगा, यहाँ प्रेस करना होगा 60 सेंटीमीटर पर। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, इस पर प्रोटॉन, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, और फोर्स डिवाइडेड बाय मास इसका एक्सेलेरेशन होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें Q1 Q2 तो दोनों का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और इसको हम K भी लिखते हैं 9 × 10⁹, और R की वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 10⁻22। देखिए अगला क्वेश्चन भी डी ब्रोगली वेवलेंथ से है। डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल के मोशन को हम एज ए वेव मान सकते हैं, लेकिन उसने बस ये एज्यूम्शन किया था कि हम पार्टिकल के मोशन को एज ए वेव मान सकते हैं। ऐसी वेव को हम मैटर वेव्स कहते हैं, इनकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन इस पार्टिकल की वेव नेचर को सबसे पहले लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो प्रूफ किया गया था वो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया था। और डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों को एक्सीलेट कराकर उसने क्रिस्टल मटेरियल पर इंसिडेंट कराया था, और उससे रिफ्लेक्शन कराया था, स्कैटरिंग कराई थी। उस स्कैटरिंग के फिनोमिना से उसने ये प्रूव किया था कि हम पार्टिकल के मोशन को एज ए वेव कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के थ्रू डी ब्रोगली वेवलेंथ को, मतलब पार्टिकल की वेव नेचर का एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया था। जनरली इसमें बच्चे क्या करते हैं, डी ब्रोगली आंसर लिख देते हैं, क्योंकि पार्टिकल की वेव नेचर के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ है। लेकिन उन्होंने कल्पना की थी, एज्यूम्शन किया था, लेकिन लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के थ्रू पार्टिकल की वेव नेचर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से था। अब देखो अगला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, रजिस्टेंस के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। रजिस्टेंस का हम ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है ρL/एरिया। अब दो अलग अलग हमारे पास सॉलिड कंडक्टर हैं, एक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर है और दूसरा का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो रेजिस्टेंस आता है ना वो बराबर दे रखा है। दोनों का मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगी। रेसिस्टिविटी केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, और दोनों कंडक्टर की लेंथ भी सेम दे रखी है। अब देखो इन तीन क्वांटिटी अगर सेम है तो एरिया तो सेम होना ज़रूरी है ही, सही ना। तो दोनों का एरिया सेम होगा, A1 = A2। तो ये अपना आंसर है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की एप्लीकेशन पर बेस है। केवीएल जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस लॉ होता है, और हमें इस वाले लूप में केवीएल अप्लाई करना है। अब इस वाले लूप में केवीएल अप्लाई करने के लिए मान लो मैं B से स्टार्ट होता हूँ। अगर मैं B से C की तरफ चलूँगा, मैं B पॉइंट से C पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ,
तो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। भाई यहाँ आपका ये सर्किट इस तरह का है, यहाँ इस रजिस्टेंस में R2 इंटू I2 होगा ना। अब मैं अगर B पॉइंट से C पॉइंट की तरफ जाऊँगा, इस लूप में हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब B से C की तरफ जाऊँगा तो प्लस से माइनस जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इस वाले पोटेंशियल को मैं नेगेटिव लिखूँगा, तो मैं नेगेटिव लिखा। फिर यहाँ बैटरी में आ जाओ, E2 बैटरी में भी मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो इस E2 को मैं नेगेटिव लिखूँगा। लेकिन जो E3 बैटरी है उसमें यहाँ से इधर जा रहा हूँ माइनस से प्लस, तो E3 प्लस लिखूँगा। अब देखो यहाँ इसमें हम इस पॉइंट से E वाले पॉइंट से B की तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए इसके वोल्टेज को प्लस लिखेंगे, तो इसका वोल्टेज प्लस, और वापस B पॉइंट पर पहुँच गए तो इन सारे वोल्टेज का सम 0। अब हम अगर ध्यान से नहीं देखें तो हमें ऐसा लगता है पहला आंसर सही है, लेकिन पहला गलत क्यों है, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है इसलिए गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। और अब इस पूरी इक्वेशन को जो हमारा आंसर आया, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये आंसर हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन हीट ट्रांसफ़र से है। हीट ट्रांसफ़र भी NCERT में जो है 11th के सिलेबस में है, लेकिन हम इसको 12th के सिलेबस में बताते हैं, क्योंकि 12th के सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ये आसानी से समझ में आता है। और करंट हीट ट्रांसफ़र में भी दो टॉपिक मेनली हैं, एक कंडक्शन और एक रेडिएशन। ये वाला क्वेश्चन जो है रेडिएशन से बेस है, और रेडिएशन में हम विंड से डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं, ये लैम्डा m इंटू टी इज़ इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से जो टेम्परेचर है वो लैम्डा के रेसिप्रोकल होता है, बी तो कांस्टेंट पैरामीटर है। अब देखो हमारे पास तीन कलर दे रखे हैं हमें, ब्लू, येलो एंड रेड। हम ये जानते हैं रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। अब इसकी वेवलेंथ अगर मिनिमम है, लैम्डा अगर इसका मिनिमम है, तो इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा ना। और ब्लू कलर कौन सा है, ए वाला, और रेड कलर जो है बी वाला है, और येलो कलर जो है सी के सिंबल से डिनोट कर रखा है। तो टेम्परेचर में हमारे पास रिलेशन ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। 161 क्वेश्चन सरफेस टेंशन से है 11th के सिलेबस में। और जो हम कैपिलरी ट्यूब किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल कंटेनर में लिक्विड के लेवल से डिफरेंट होता है। किसी केस में ज़्यादा होता है, किसी केस में कम होता है, और ये ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। और इसमें कांटेक्ट एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो ऐसी कैपिलरी ट्यूब में अगर लिक्विड के अंदर सबमर्ज करेंगे तो लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब में कम होगा कंपैरेटिव टू कंटेनर। जबकि कांटेक्ट एंगल अगर 90 से ज़्यादा होता है तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है, उसका लेवल बढ़ता है। अब ये कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम जो होता है ना, ऐसे लिक्विड उस सॉलिड को गीला करते हैं, वेट करते हैं। और अगर थीटा 90 से ज़्यादा होता है तो ऐसे सॉलिड को लिक्विड गीला नहीं करते हैं, और गीला नहीं करते हैं। और ऐसे लिक्विड का एग्जांपल है मरकरी और ग्लास। मरकरी और ग्लास में थीटा कांटेक्ट एंगल 90 से ज़्यादा होता है। अगर आप मरकरी को किसी ग्लास में भर दो और ग्लास को उल्टा कर दो तो मरकरी पूरा बाहर आ जाएगा, और उसकी दीवारें जो है ना बिल्कुल ड्राई रहेगी। तो मरकरी जो है ग्लास को वेट नहीं करता है, क्योंकि मरकरी और ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर।